नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। हम यहां विजय चौक पर मौजूद हैं। हमारे पीछे देश की संसद है और आज दिन में मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए देश की 3 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिसमें भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हैं, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। उनके अलावा देश के एक बहुत ही मशहूर और नामचीन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। लेकिन आज इस ऐलान के साथ एक बात तो साफ हो गई कि इस सरकार ने जिस तरीके से भारत सरकार के सबसे बड़े पुरस्कार, भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार वो दिए जाते हैं, उसमें आम आदमी की जनभावना का ख्याल तो रखा गया। ये बात आप 2014 से देख रहे होंगे, जब पद्म पुरस्कारों के वितरण में आपको ऐसे ऐसे लोगों को राष्ट्रपति भवन में जाकर के पुरस्कार स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए देखा गया, जिनको कोई पहचानता तक नहीं था। और उसके बाद भारत रत्न, जो हमारा सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको लेकर के राजनीति तो बहुत होती है, या राजनीतिक टिक्का टिप्पणी तो बहुत होती है, लेकिन अपनी विचारधारा से परे जाकर के अगर कोई दूसरी विचारधारा के कुल का भी है या दूसरी पार्टी से जुड़ा कोई बड़ा नेता भी रहा है जिसने देश के लिए कोई योगदान दिया है, तो उस योगदान को शायद पहले कभी ऐसे नहीं सराहा गया जैसा इस वक्त सराहा जा रहा है, या कम से कम दिख तो रहा है, कोशिश तो हो रही है। वरना क्या कभी सोच सकते थे कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलेगा, और वो भी मोदी सरकार में? पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाएगा मोदी सरकार के अंदर। चौधरी चरण सिंह को आज जब भारत रत्न का ऐलान हुआ तो उनके पोते आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, जिनको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि वो अब इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आएंगे, तो इसके पीछे राजनीति ढूंढी गई। वो भी अपनी जगह पर ठीक है और राजनीतिक प्रयास होंगे इसके पीछे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन कम से कम कोई शायद ये इल्ज़ाम तो नहीं देगा ना कि चौधरी चरण सिंह के बहाने केवल जाति की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। आप ये बात खुद जयंत चौधरी से सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि आज इस फैसले के बारे में उनको क्या कहना है और क्या इसके बाद वो एनडीए में जाएंगे, इसको तय माने, कैसे उन्होंने कहा कि अब मैं नरेंद्र मोदी को किस मुंह से मना करूं। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। चलिए, तो चौधरी जयंत सिंह जो है, अब उनके पास बहुत शब्द नहीं है कहने के लिए, बताने के लिए अब वो एनडीए में आ रहे हैं। इसका ऐलान भी लेकिन जो है अब आप आधिकारिक तौर पर जल्द होता हुआ देखेंगे। अखिलेश यादव, जिन्होंने तस्वीर साथ शेयर की थी जयंत चौधरी की और कहा था कि हमारा समझौता 11 सीटों पर हो चुका है, अब आज उनसे ये सवाल पूछा गया कि जयंत चौधरी तो उधर चले, ऐसा लग रहा है, और भारत सरकार ने ऐलान कर दिया चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कहा। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता,
और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। अब जैन जी के जाने पर अखिलेश यादव जी को जो असल में कहना है, जो दिल में भावना है, वो हमारे प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के मेहमान आए हैं, वो उनसे पूछने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अब ज़रा अंत में आपको एक छोटा सा रिएक्शन जो है सोनिया गांधी जी का भी है, वो भी देख लीजिए, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव के देहांत के उपरांत उनके साथ जो किया गया, उनके परिवार के साथ जो किया गया, या वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त जो उनके और गांधी परिवार के रिश्तों को लेकर कहा जाता था, तो बहुत अच्छा था, उस बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। आज जब उनको बताया कि भाई पीवी नरसिम्हा राव भारत रत्न हो गए हैं, अब सरकार का यह फैसला है, सुनिए जरा सोनिया गांधी जी का बड़ा छोटा सा रिएक्शन है। मैम, भारत रत्न हैज बीन गिवन टू चौधरी चरण जी को, मैम, एंड नरसिम्हा राव जी हैज बीन गिवन भारत रत्न, मैम, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? अब आज कुरुक्षेत्र में शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। बहुत सारी बातें करने को हमारे पास हैं। भारत रत्न पर इस सरकार की सोच क्या बताती है, भारत रत्न का इस्तेमाल क्या राजनीति के लिए किया जा रहा है, इस आरोप पर हम लोग बात करेंगे। और खासकर इस वक्त चुनावी राजनीति में जो आपको दो परिवार बनते हुए दिखाई दे रहे थे, एक एनडीए का और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का, अब कम से कम एक घर तो ध्वस्त होता हुआ पूरी तरह दिख रहा है। ममता बनर्जी निकली, फिर नीतीश कुमार निकले, और उसके बाद अब आज जयंत चौधरी भी। और दूसरी ओर जितने पुराने साथी टूट कर चले गए थे, एक एक करके सब वापस आते दिख रहे हैं एनडीए में। नीतीश कुमार वापस आ गए, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, और मांगना जा रहा है अकाली दल के साथ भी ऐसे प्रयास चल रहे हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मौजूद हैं कुलजीत सिंह चहर साहब। कुलजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर रागी, बहुत स्वागत है आपका भी। समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हमारे मेहमान हैं, भाटी साहब स्वागत है आपका। ऋतु चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, ऋतु जी स्वागत आपका भी। आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से, आनंद जी आपका बहुत स्वागत है। कुलजीत जी, देखें आज बहुत से लोगों ने इस बात को सराहा भी कि मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, चलिए उन लोगों के योगदान को भी सराहा जिनका आपकी विचारधारा से सीधा कोई जुड़ाव नहीं रहा है, बल्कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को भी आप लोग आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की राजनीति भी किसी से छुपी हुई नहीं है। खास तौर पर चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया भारत रत्न। यूपी आपको साधना है, जाटों को मनाना है और आरएलडी को साथ लाना है। देखिए, आज का जो भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है, ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं, ये पूरे किसान का, देश के किसान का सम्मान है। 36 बिरादरी आती हैं, देश के पिछड़े वर्ग का सम्मान है, देश के जाट समाज का सम्मान है। मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज से चौधरी चरण सिंह जी आज सभी चीज़ों से बड़े हैं। आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़े कोई किसान नेता हुए तो चौधरी चरण सिंह जी का आज भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पार्टी लाइन से बाहर जाकर जिस पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को उनकी पार्टी ने तिरस्कार कर दिया, उनके मृत्यु होने के बाद किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको भी सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी को सम्मान दिया है। तो ये दिखाती है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और किसान के प्रति जिस तरह से आज इस 10 साल की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान खुशहाल फील कर रहा है, उसको आज किसान को आज सम्मान निधि के माध्यम से एक बटन से उसके खाते में पैसे जा रहे हैं जी। तो आज लगता है कि जो सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान चौधरी चरण सिंह जी को मिला, आज वो सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी को नहीं है। नहीं, देखिए, अच्छा कुलजीत जी देखिए, हम चौधरी साहब को सम्मान मिला, देश में किसी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस पर कोई सवाल खड़े करे। बहुत बड़ी हस्ती थे, उनको याद किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये तो जो टाइमिंग है, ये भी तो कोई मिस नहीं कर सकता ना। जब जिस दिन नीतीश कुमार को एनडीए में आना था, दो रोज पहले जो है कर्पूरी ठाकुर साहब को मिल गया, वो भी बड़ी अच्छी बात हुई थी। अब आज कल का ऐलान होने वाला है अजीत माफ कीजिएगा, जयंत चौधरी के इधर आने का, तो उनके दादा साहब को मिल गया भारत रत्न। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनकी लोकप्रियता का डंका आज देश में नहीं विदेश में भी बज रहा है, वो पिछड़े की बात नहीं करते, उनको सम्मान देते हैं। तो चाहे कर्पूरी ठाकुर जी को हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी को हो, चाहे नरसिम्हा राव जी को हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को हो, ये सभी सम्मान बताते हैं। चाहे पार्टी के अंदर का सम्मान हो, पार्टी के बाहर का सम्मान हो, और पार्टी जब विद डिफरेंस और बड़े व्यापक स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, तो यही नया भारत है। तो इससे कोई चुनावी साथी भी मिलता है तो हर्ज नहीं, इतना तो मान लीजिए ना कि वो हुआ। देखिए, इनका जो इंडिया अलायंस था, वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुणबा जोड़ा। वो एक मीडिया इवेंट था जिसकी हवा निकल गई,
गुब्बारा फुस ठीक है, हो गया। ठीक है। सबको पता है कि देश में अगर अब कुछ चलेगा तो सिर्फ मोदी की गारंटी चलेगी। ओके, और ठीक है। मोदी की गारंटी 3 राज्यों ने प्रूव कर दी और खड़गे जी ने भी कह दिया संसद में कि अब की बार 400 पार। अच्छा तो ठीक है, 400 जरा ऋतु पार जी को होगा। जवाब देने दीजिए ना। ऋतु जी को सोनिया जी ने बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया उनको जब ये खबर बताई गई। उन्होंने कहा हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मोदी सरकार दे तो ये तो सवाल उठेगा ना कि कांग्रेस ने उनको क्यों अब तक नजरअंदाज कर रखा था। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनको भी सम्मान दिया तो इस सरकार ने दिया। ऋतु जी देखिए, पहले तो मैं अभी बात कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे थे। किसानों का जो सीना था वो चीर दिया, वो छलनी कर दिया, बूटों तले कुचल दिया। 700 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन के दौरान। और किसानों के उस दर्द पर अगर ये भारत रत्न मलहम लगाने का काम करे तब भी मुझे नहीं लगता कि किसान कभी मोदी जी को माफ कर पाएंगे, क्योंकि आज तक वो एमएसपी रेट जो स्वामीनाथन जी लेकर आए वो आज तक जो है भारत रत्न तो दे रहे हैं, लेकिन जो किसानों को गारंटी देने का काम मोदी जी नहीं कर पा आपको रहे। लगता है किसानों को मनाने के लिए लिया गया फैसला है ये? देखिए, ये जो मोदी जी की जो राजनीति है वो केवल और केवल वोट बैंक को लेकर होती है। क्यों जब इलेक्शन सर पे है उस समय ऐसी हस्तियों को भारत रत्न दिया जा रहा है जिससे कि वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाता है, ओबीसी का अपमान किया जाता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत तो नहीं मिलना चाहिए था क्या? नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उस चीज को वोट के लिए इस्तेमाल करना ये बिल्कुल अनैतिक है। आप ये तो क्या नैतिकता- इलेक्शन के बाद देते तो ठीक था, इलेक्शन से नहीं। पहले दे रहे हैं तो गलत है। देखिए, ये भारत जो है, भारत की जनता का अपमान वो होता है जब आप किसानों पर जो है लाठियां मारते हो, किसानों का अपमान करते हो, और फिर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके उसको मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, उसको अच्छा, ठीक बैंडेड है। लगाने का। वो तो बैंडेड तो लगेगी नहीं। अच्छा ठीक है, पर वो प्रोफेसर रागी, ये उनका कहना है कि चुनावों के लिए इस्तेमाल मत करो भारत की विभूतियों का। सब जान रहे हैं इस बात को कि चुनाव सामने सर पर है 2 महीने बाद, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, यदि ये राजनीति है तो मैं कहूँगा कि, और हम सुबह भी बात कर रहे थे, ये अच्छी राजनीति है। ये मैं कह रहा हूँ, ये पीढ़ियों का सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी खेमे से आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी दक्षिणपंथी राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, नरसिंह राव जी है वो मार्केट इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी जो हैं वो किसान पृष्ठभूमि से आते थे और किसान हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वामीनाथन जी जो है वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में जाने जाते हैं। तो ये जो सम्मान जो दिया जा रहा है, यदि मान लेते हैं कि इसमें राजनीति है, तो इस राजनीति को करने से कांग्रेस पार्टी को किसने रोका था? कांग्रेस पार्टी ने इसके विपरीत, नेहरू जी ने अपनी ज़िंदगी में अपने को सम्मानित कर लिया भारत रत्न से, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने को सम्मानित कर लिया, उनके पुत्र राजीव गांधी को मरणोपरांत सम्मानित कर दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित नहीं किया गया। इस देश के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार पटेल, जिनके कंट्रीब्यूशन, अकेले कंट्रीब्यूशन से भारत माँ की जो छवि आज हम देख रहे हैं, उस छवि को आप देख रहे हैं, उसमें नेहरू जी का एक तनिक पैसा भी, चवन्नी भी प्रतिनिधित्व नहीं था, 10 पैसे का, 5 पैसे का भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। उस बिस्मार्क को भारत रत्न जो है वो बाद में मिलता है। भारत रत्न की उपाधि जो है, भारत रत्न का जो ये है वो डॉक्टर अंबेडकर को विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार आती है तो दी जाती है। आप विपरीत खेमे को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के पक्ष से आते हैं, नरसिंह राव जी कांग्रेस के पक्ष से आते हैं, और वे कांग्रेस के नेता थे जिनको प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी 100 को कांग्रेस पार्टी अपने दफ्तर नहीं लाने दी। कांग्रेस पार्टी की गांधी सोनिया परिवार ने ये पूरा तिकड़म किया कि इनके लाश का जो अंतिम क्रिया हो वो आंध्र प्रदेश में ही हो, दिल्ली में नहीं हो, ताकि इनको फिर एक ज़मीन देनी पड़ेगी, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो ये छलावा जो है वो पंडित नेहरू ने किया था। तो ये आपके प्रतीक थे, आप चाहते तो उन प्रतीकों को ले सकते थे, लेकिन आपने उनको दुत्कार करके बाहर रखा। आपने नरसिंह राव को जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान आपने नहीं दिया। तो यदि
नरेंद्र मोदी वो देते हैं और उससे नरेंद्र अगर ये मोदी को फायदे होते हैं। राजनीति है तो अच्छी राजनीति है। मैं तो कहूंगा कि अच्छी राजनीति नहीं, है। लेकिन ये तो आप ये मुझे भी तो दिख रहा है ना बताइए, साहब। 10 सेकंड अपनी बात। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में संसद में कांग्रेस भी उनकी प्रशंसा करती थी, वामपंथी भी प्रशंसा कहते थे कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। आप उनको दरकिनार कर दीजिए पार्टी से। उनको अच्छे सांसद का कई बार उनको उपाधि दी गई थी, कई बार ऐसा उन्हें पुरस्कृत किया गया था। आप अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 यूपीए 2 में उनको दे देती, लेकिन इनको अपने हम से ही सब नहीं सहमत भरता हैं, है। सब सहमत हैं कि ये सारी विभूतियां इस लायक थीं कि इनको भारत रत्न मिले, लेकिन अगर उसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है तो उसको भी तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। भाई बिहार में नीतीश कुमार आ रहे हैं, 2 रोज पहले जो है कर्पूरी ठाकुर को मिल रहा है। आज दिन भर में खबर चल रही है कि जयंत चौधरी इधर आएंगे, उनके तो चौधरी चरण सिंह जी को मिल रहा है। राम मंदिर बन गया, उसके चंद दिनों के बाद अडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा है। ये तो समझ में आ रहा है ना। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी तो पहले से थे एनडीए के साथ ना, इसका आने कर्पूरी ठाकुर जी के वही संबंध है जो जयंत चौधरी को कहना पड़ा कि अब किस मुंह से मना करूं। नहीं, एक रास्ता मिल जाता है आने का। देखिए, जयंत चौधरी जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि उनको संगठन की राजनीति करनी है तब तो वो ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथ ठीक है। यदि उनको सत्ता की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहने वाली है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सत्ता नसीब नहीं होने वाला है। अखिलेश जी ने भी कहा हम दिल से स्वागत करते हैं, हम भी पहले से मांग करते और रहे। एक बात और जिक्र कर दूं, इनकी भाषा को देख करके तो लगता है जैसे काटो तो खून नहीं कहना नहीं चाहते। अखिलेश जी की तो गिग्गी बंधी हुई है, कह रहे हैं कि अरे भाई हम लोग दूसरों से हमको पता लग रहा है। आपके अच्छा, भाटी साहब को आपसे ज्यादा इन्होंने पढ़े होंगे ना अखिलेश जी के भाव। भाटी साहब नहीं, चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया है, स्वामीनाथन जी को भी, वो बहुत ही स्वागत के योग्य हैं, बहुत ही बढ़िया है, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। और अभी थोड़े दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी डॉक्टर संगीत रागी ने कहा कि ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन किसका प्रतिनिधि है, तो जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं उन पर भी तो कुछ गौर करो। ये खाली एक ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, प्रतीकों की राजनीति, कि एक व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया और जिनके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए, जो उनकी विचारधारा थी, उसके विपरीत काम करो। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के लिए काम करते थे, उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण की शुरुआत की। बिल्कुल ये वर्तमान सरकार पिछड़ों के आरक्षण को लगातार खत्म करती जा रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में बता रहा हूँ, मैं बिना पूछे ही बता रहा हूँ आपके, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में घपला हुआ। छात्रों ने शिकायत की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, मोदी जी ने उसे संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन उस संवैधानिक दर्जे का क्या फायदा हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने रिपोर्ट दी है अपनी लिखित में कि इनके साथ भेदभाव हुआ है, बेईमानी हुई है, धांधली हुई है। उसके बाद हाई कोर्ट गए लोग, जब 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपने संवैधानिक दर्जा दिया है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो धांधली बंद करनी चाहिए थी। लेकिन जब नहीं तो फिर प्रतियोगी गए, छात्र गए हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा 6800 टीचर की तुरंत भर्ती ओबीसी कोटे से की जाए, जो उनके साथ बेईमानी हुई है। आज तक नहीं हुई है, अभी भी वो इको गार्डन में धरने पे बैठे हुए हैं, उन पर 4-5 बार लाठियां चल चुकी हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है, लड़कियां पिट रही हैं वहाँ। तो उन मूल्यों के विपरीत काम करेंगे। स्वामीनाथन जी ने इस एक भर्ती से आप इस आरोप पर पहुंच गए कि ये सरकार पूरी तरीके से पिछड़ा विरोधी है। पहली बात तो जो हांडी के चावल होते हैं, एक चावल देख के पता लगा लिया जाता है कि पक गए नहीं पके, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, एक नहीं। एक तो मैंने खाली, आप अपने शो में इतना समय तो मुझे देंगे नहीं, अभी जितनी भर्तियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, सेंटर में जितनी भर्तियां हो रही हैं, ओबीसी के कोटे को कम किया जा रहा है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को दी जा रही है एक भर्ती में 100 सीट, ओबीसी को दी जा रही है 90 सीट, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10%। ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं, उन्हें उनके अनुपात में सीटें नहीं दी जा रही हैं। फिर उनके साथ एग्जाम में, इंटरव्यू में भेदभाव किया जाता है। दूसरी बात, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लेकर तो किसान 12 महीने बैठे रहे, उसमें 700 किसान शहीद हो गए, उन्हें तो लागू कर नहीं रहे, भारत रत्न दे रहे हैं। स्वामीनाथन जी तो कृषि कानूनों के साथ थे, उनका लेख छपा था। नहीं, जो रिपोर्ट थी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई थी, रिपोर्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, इसी को तो लेकर बैठे थे किसान, इसी को तो लेकर बैठे थे, तो उसे तो पूरा किया नहीं जा रहा। अभी आप सौरभ जी, कल पूरा नोएडा चक्का जाम था। नोएडा में जगह सड़कों पे पुलिस ने बंद कर रखा था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान पिछले 1 साल से दोनों प्राधिकरणों के कार्यालय पे धरना दिए बैठे हैं।
उन्हें दर्जनों बार जेल भेजा गया है, उनके ऊपर लाठी चलाई गई है और उनकी मामूली मांग है जिनके नियम पहले से मौजूद हैं, जो उसमें पहले पास हो चुकी हैं बोर्ड में, उन्हें लागू नहीं कर रहे। किसान की सुनवाई करेंगे अच्छा, नहीं, चलिए उनकी बात सुनेंगे नहीं। ये सारे आपने जो बातें कही, भाई अगर किसान की कोई बात है जो मानी जानी चाहिए या पिछड़े वर्ग के कोई लोग हैं उनकी बात मानी जाती है, कहीं अन्याय हो रहा है तो उसको ठीक होना चाहिए, इसमें तो कौन आपसे इससे इसके अलग बोलेगा। लेकिन मैं अब तो आज की राजनीति की बात करना चाहता हूँ। जयंत चौधरी कह रहा है मैं किस मुंह से मना करूं, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला तो रास्ता मिल गया, नीतीश कुमार जी को भी आने का। टीवी पे आप जो घर बना रहे थे वो तो उसकी इमारत ढह गई। एक टीवी पे विज्ञापन चलता था, आपने बहुत बार सुना होगा, वो याद आ जाएगा आपको, कि जिन्हें पद से और पैसे से हो प्यार वो कैसे करें मोदी जी को इनकार। अच्छा। और जिन्हें अपने सिद्धांतों से और देश की जनता से और स्वाभिमान से और संविधान से हो प्यार वो करेंगे डंके की चोट पे इनकार। तो ये तो जयंत चौधरी को तय करना है कि उन्हें अपने सिद्धांतों के साथ रहना है। चौधरी चरण सिंह को आज अगर भारत रत्न मिला है तो हो सकता है 100 साल बाद 150 साल बाद जयंत चौधरी को भी मिला, अगर वो अपने मूल्यों पर डटे रहे, अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। और अगर उन्होंने अपनी छवि पलटू राम की बना ली कि भाई इधर से 4 डाल दिया तो इधर हो गए, उधर से डाल दिया उधर हो गए, तो वो तो उन्हें खुद तय करना है। सरकार ने मुलायम सिंह जी को भी दिया था पद्म विभूषण। नहीं, पद्म विभूषण दिया था, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कभी दल बदल तो नहीं किया था। मुलायम सिंह यादव अपने सिद्धांतों पर राजनीति करते रहे, उन्होंने करवाई। मैंने उसमें सवाल नहीं उठाया कि सरकार ने इस निर्णय से नाराज ही हुए उनके लोग बीजेपी के। मैंने देखी सुनिए, भारत रत्न देने पे तो मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत रत्न उन्हें इसलिए मिला है कि वो कभी अपने सिद्धांतों से डिगे नहीं। उन्होंने हमेशा सरकारों के खिलाफ सीना तान के राजनीति की, वो डरे नहीं कभी, पलटे नहीं। चौधरी चरण सिंह तो जयंत चौधरी को यह तय करना है कि उन्हें अपने दादा की विरासत को अपमानित करना है या उस विरासत को आगे बढ़ाना है। सर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमें, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कुरुक्षेत्र। हम अपने एक मेहमान की बात अभी तक नहीं पहुंचा पाए, आनंद जी की। ब्रेक के बाद उनके पास मैं जाऊंगा। अब जिन विभूतियों को भारत रत्न मिला, इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच है तो वो भी खुलकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा वो भी देखते रहिए। कुरुक्षेत्र जल्द लौटते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हमारे साथ मेहमान बने हुए, हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं। और आज जो भारत रत्न के ऐलान किए गए 3 विभूतियों को भारत रत्न मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को, इनके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी को और MS स्वामीनाथन को। और इसमें जो 2 पूर्व प्रधानमंत्री जो हस्तियां हैं उनको आज भारत रत्न दे करके क्या विपक्ष की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी ने उनसे छीन लिया है। सामने 2 महीने बाद चुनाव खड़े हैं और चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के ऐलान के बाद तो उनके जो पोते हैं RLD के प्रमुख जयंत चौधरी, उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी को किस मुंह से मना करूं। अभी तक वो विपक्षी खेमे में थे, अब वो खुलकर इधर NDA की तरफ आ रहे हैं। इसी सब पर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा उस पर भी। आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रसन्न तो होंगे आप आज आनंद जी? जी नमस्ते सौरभ जी। बिल्कुल प्रसन्न है। आज जिन तीनों महापुरुषों को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है उसके लिए हम सब स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि तीनों नाम का भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और स्वामीनाथन जी। लेकिन 2 नाम कहीं न कहीं हर बार सरकार क्यों भूल जाती है पता नहीं, क्या उनके लिए उनके मन में क्या कारण है पता नहीं। एक नाम स्वतंत्रता संग्राम वीर हमारे सबके प्रिय वीर सावरकर जी, और दूसरा नाम हिंदू हृदय सम्राट हम सबके नेता, देश में हिंदुओं को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी। हम बार बार मांग करते हैं कि आप इन दोनों महापुरुषों को भी भारत रत्न से नवाजिए। पता नहीं क्या मन में कारण है कि वो देते नहीं। खैर, ये अब उनकी सरकार है, उनके पास बहुमत है, किसे देना है किसे नहीं देना है ये वह तय करें। लेकिन बात हो रही है कि इन भारत रत्न देने से चुनाव में क्या असर पड़ेगा। सौरभ भाई, आप मुझे बताइए कि आप चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा मानते हैं क्या? वो तो किसानों की बात करते थे, कहते थे कि किसानों की आय बढ़वाइए, उनके जीवन में खुशहाली लाइए। भारत में किसानों के लिए काम करने का उनसे बड़ा शायद ही कोई नेता होगा। दूसरे स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक,
जो उनकी बातें थी आपने सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचाई क्या? जी। कोई जवाब नहीं। तीसरा, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आप उन्हें एक तरफ सम्मानित तो कर रहे हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, विपक्ष केवल दर्शक दीर्घा में बैठे, विपक्ष का काम सदन में नहीं हो। तो आप पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी तो पूछ लीजिए कुछ। मैं एक मिनट सौरभ भाई, मैं बता रहा हूँ, सौरभ भाई मैं बता रहा हूँ, आपका शीर्षक है कुरुक्षेत्र। आपको सबको पता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव की सेना के पास बहुत बड़ा संख्या बल था, पूरी नारायणी सेना उनके पास थी, बहुत बड़ा जनमत भी उधर ही था, लेकिन फिर भी जीत तो धर्म की, पांडव की हुई। संख्या बल जरूर कम था, लेकिन धर्म साथ में था। तो आज हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। किसके साथ है, कौन पांडव है, कौन कौरव है, ये तो आप जनता को तय करने दीजिए। मैं आपकी बात पे जरा कुलजीत जी का रिएक्शन ले लूं। दो नामों को छोड़ दिया है, उन पर भी सरकार विचार कर रही है क्या? वीर सावरकर जी, बाला साहब ठाकरे जी। इनसे पहले एक बार कांग्रेस से बोलिए। हमारी रितु जी बात कह रही थी, चौधरी चरण सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के सामने झुके नहीं, इमरजेंसी को डटकर लड़ा और सरकार का इस्तीफा देते हुए कहा कि जिन शर्तों को इंदिरा गांधी कह रही है मैं उनका स्वीकार नहीं करता, इस्तीफा दिया। तो उस सोच को, जो कांग्रेस की सोच इमरजेंसी की तब थी, आज थी, उसको चैलेंज करने वाले और उसको ठुकराने वाले आज चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में मिला। एक दूसरा, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो किसानों के हित की बात कर रहे थे, मैं इनको एक याद दिलाता हूं। आज उसी उत्तर प्रदेश में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और उन राम भक्तों पे, कार सेवकों पे इस पूरे देश ने देखा किस तरह से मुलायम सिंह सरकार ने गोलियां चलाई, और उन्हीं सड़कों पर जहां गोलियां चलाई गई थी, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन कार सेवकों के परिवारों का सम्मान किया और रामलला अब अयोध्या आ चुके हैं। इनको याद दिलाया था, आपको भी याद दिला देता हूं, आप ही की सरकार ने मुलायम सिंह जी को भी पद्म विभूषण दिया है। वो सभी पार्टियों से बाहर, सभी दलों से बाहर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, सबका साथ सबका विकास, उसको लेके चलते हैं। और जिन बातों के किसानों की बात करते हैं कांग्रेस और जब, तो मैं दिलाता हूं कि हरियाणा में अगर कुछ मजबूत हो रहा था तो उनके दिमाग घोटाले में मजबूत होते थे। आज किसान खुशहाल है, आज किसान मोदी जी के साथ है, और इसका अगर सबसे बड़ा परिणाम है, क्योंकि आज राजा का बेटा राजा नहीं होता, आज जमीन फाड़कर आवाज आती है। 3 राज्यों के चुनाव, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में किसान है, राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में किसान है, छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में किसान है। तीनों राज्यों ने तय किया और स्वीकार किया कि देश में कुछ चलेगा तो मोदी की गारंटी चलेगी। अच्छा, आप एक बार जरा आनंद जी की बात का जवाब तो दे दीजिए ना। आडवाणी जी को भारत रत्न, अभी वीर सावरकर को याद नहीं किया जा रहा। आनंद जी ने हिंदुत्व की बात करी, बाला साहब ठाकरे की बात करी। बाला साहब ठाकरे का और वीर सावरकर का सम्मान जो हमारे हृदय में और जो अमित भाई और नरेंद्र भाई मोदी जी के मन में और बाकी सरकार के मन में सम्मान है, उसका इनको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। पर जिस बाला साहब ठाकरे ने मुंबई के दंगे और ब्लास्ट के बाद जिस स्टैंड लिया, उन लोगों का साथ देने वाली कोई पार्टी थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, जिसका कुंडबा ही नहीं बचा, छोड़ के भाग गए, सिंबल नहीं बचा, समाप्त हो गई। जवाब दे दीजिए आनंद जी, फिर मैं जा रहा हूं आपके पास। लोगों के नेता, नीति, नियत और निर्णय लेने की ताकत पर आज सवाल उठ रहे हैं। उनके ज्ञान की आवश्यकता इस सरकार को नहीं। आज 2024 में हम खड़े हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पूरे भारत में एक व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जो कह दे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी तानाशाह थे या अहंकारी थे। लेकिन मैं आपको करोड़ों की संख्या में जनता दिखा सकता हूं जो ये कहने को तैयार हैं कि प्रधानमंत्री जी वर्तमान के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अहंकारी भी हैं और तानाशाही भी हैं। क्यों? क्योंकि आप पार्टियों को तोड़ते हो, आप पार्टियों को धोखा देते हो, आप एक ही घर में फूट डालते हो, आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हो और उसके बाद आप हमें नसीहत देते हो हिंदुत्व पर। अरे हम तो हिंदू पार्टी ही है। उद्धव ठाकरे जी ने तो अभी कहा था मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं सौरभ भाई, हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं, हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। 2002 में जब आदरणीय मोदी जी संकट में थे, पूरी भाजपा विरोध कर रही थी, तब आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए बचाया था। और आज ये लोग हमें हिंदुत्व। अब जरा जो बातें रितु जी के लिए और कांग्रेस मतलब उनकी पार्टी के लिए जो कही गई, रितु जी 2 नाम जिनकी अभी हमारे सामने चर्चा हो रही है, उन्होंने बताया चौधरी
चरण सिंह जी तो इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ लड़े, इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, उसके बाद में चलिए उनके समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, तो सरकार गिराई किसने? कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार गिरा दी। हम संसद के बाहर खड़े, संसद के अंदर संसद के अंदर जो उन्होंने ट्रस्ट वोट को फेस नहीं करने का मौका मिला चौधरी साहब को। ये इल्जाम जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता है। पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में कितना कहें, उनके और गांधी परिवार के रिश्तों के बारे में तो किताबों में लिखा हुआ है, ये साफ लिखा है आज, और बताया जाता है कि गांधी परिवार तो उनकी मृत्यु के बाद समाधि नहीं बनने देना चाहता था, नहीं बनाने दी पीवी नरसिम्हा राव की दिल्ली में। ऋतु जी देखिए, समर्थन और विरोध राजनीति का हिस्सा है, लेकिन मैं आज बड़ी आश्चर्यचकित हूं कि किसानों के हितैषी बनने का दिखावा ये यहाँ पर कर रहे हैं। अभी जोर शोर से किसानों की बात कर रहे हैं और उन्हीं किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला टेनी आज भी संसद में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। उन्हीं किसानों की बात ये कर रहे हैं जिनको ये आंदोलन जीवी बताते थे, और सारी जिंदगी जो है चौधरी चरण सिंह आंदोलन करते रहे, और ये किसानों को आंदोलन जीवी बताते हैं, ये उनको आतंकवादी बताते हैं, ये उनको चोर बेईमान तमाम तरह के उनको उपमाएं दी गई। तो किसानों के प्रति इतनी घृणा, इतना गुस्सा और इतनी अंदर से नफरत लेकर, और 700 किसान जिसमें शहीद हुए, किसानों पर लाठियां भांजी गई, उनके सर फोड़ दिए गए, खूनम खान लाल हो गई जो है जमीन, और उस आज ये किसानों की बात करते हैं। तो किस प्रकार से ये जस्टिफाई कर पाएंगे इस बात को कि जिस किसानों को ये कल तक आतंकवादी बताते थे, नकली किसान बताते थे, ये विदेश से जो है फंडेड बताते थे, उन्हीं किसानों के नेता को, चरण सिंह जी को आज भारत रत्न देकर उस पर पूरे उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्या किसानों को ये नजर नहीं आता है? क्या किसानों को मूर्ख समझती है मोदी सरकार? किसानों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। केवल ये सोच रहा हूँ कि जो जब ये हमारे यहाँ इलेक्शन में वोट डालते हैं, उसमें किसान वोट डालते हैं कि नहीं डालते? ये देखिए छत्तीसगढ़ में सफाया हो गया, मध्य प्रदेश में सफाया हो गया, इस लोकतंत्र में जनता के मत। अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपकी बात पूरी होगी, सॉरी, ठीक मैं चली जाती हूँ, कंप्लीट हो अपनी बात रख लेंगे बोलिए पूरी तरह से। हमें लगा आपकी बात पूरी होगी, मुझे लगा आपकी बात। आप मुझे ये बताइए कि तमाम वो लोग जिनका इन्होंने अपमान किया, आप कर्पूरी ठाकुर जी का आज बात करते हैं, ओबीसी के अधिकारों का हनन करने वाली मोदी सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर क्या ओबीसी के हकों को भी देगी? क्या इस बात की गारंटी लेते हैं ये बात की जाति जनगणना कराएंगे और ओबीसी को उनका अधिकार देंगे? बोलिए रागी जी, आप अब जवाब ले लो, समय कम रह गया आपकी बात का। चलिए, किसानों की बात हुई, राहुल गांधी जी कहते हैं गिनती होगी, और गिनती है अक्सर है भारत का, कराती नहीं मोदी सरकार। देखिए, राहुल गांधी जी को मुझे कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस का ही इतिहास पता नहीं है कि उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। मैम अब आप ना बोले बीच में प्लीज। देखिए मैम, अब आप ना बोले। नेहरू जी के बिना बात, मोदी जी की बात कीजिए, 10 साल में क्या काम किया वो बताइए। ये इतिहास के शिक्षक हैं, ये इसलिए बोलते हैं। देखिए, ना तो नेहरू जी ने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को साबित किया, गलत है, ये तो किसी के बीच में नहीं बोल रहे थे। ना मैं इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि इस देश में एक जातीय विद्वेष और जातीय वैमनस्य फैलेगा यदि आप आरक्षण को लागू करते हैं। हम सब जानते हैं कि आरक्षण के आग को, आरक्षण के विरोधी आंदोलन को आग और हवा देने वाले कौन? तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी और उनकी पार्टी की सरकार ने इस आरक्षण को हवा दिया था। ऋतु जी एक मिनट प्लीज। गलतफहमियां पैदा करना चाहते हो? गलतफहमी की बात नहीं है, उनको अपनी जानकारी से कुछ कह रहे हैं। जानकारी है ही नहीं, देंगे क्या? अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए सर। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, मुझे जानकारी नहीं है। मेरा मूल बात यह है कि देखिए, अभी एक प्रश्न उठा कि भाई क्या विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी को है? यदि राहुल गांधी 40 पर उतर आते हैं, और निश्चित तौर पे ममता बनर्जी जी ने जो उनको चैलेंज दिया है वो ऐसे हवा में नहीं दिया है। जो 23 सीटें आई थी 53 में से, वो केरला से और पंजाब से आई थी, और इन दोनों जगहों पर इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना 40 का दम बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस पार्टी जिस नैरेटिव को खड़ा करना चाहती है वामपंथियों के असर में, इस्लामिस्टों के असर में, वो कांग्रेस के लिए घातक साबित हो रहा है। कांग्रेस जो है अंतिम मिनट है मेरे पास जी, एक बार जरा भाटी साहब के पास में जाना चाहता हूँ। भाटी साहब, अब
जो राजनीतिक की तस्वीर हमको इस वक्त दिखाई दे रही है, ये तो आप सब मानेंगे ना कि इंडिया गठबंधन अब जो बनाने की कोशिश थी, जो हमको तस्वीर दिखाई गई थी, वैसा तो कुछ नहीं रहा, और दूसरी ओर एनडीए में लोग ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन बहुत इंडिया गठबंधन मजबूत है, अब भी बहुत पार्टियां हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अभी संगीत रागी जी ओबीसी आरक्षण का जिक्र करके खुद को पाक साफ सिद्ध कर रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंडल जब लागू हुआ था, मंडल के विरोध में कांग्रेस भी थी और भारतीय जनता पार्टी भी थी, आरएसएस भी थी, लेकिन उस समय मंडल की समस्या थी। आज तो जाति जनगणना का मैटर है, आज तो कांग्रेस साथ है, आप तो आज भी विरोधी हो, कांग्रेस तो साथ दे रही है, तो आप ओबीसी के अभी भी विरोधी हो। कांग्रेस ने कम से कम अपनी नीतियों में परिवर्तन तो किया है, अब वो ओबीसी के साथ तो आई है कांग्रेस। ओबीसी से क्या लेना देना है? ओबीसी से ही लेना देना है। जातीय जनगणना होगी तो कोटा बढ़ाया जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना हुई, कोटा आप गुमराह मत करिए, आपकी धमकियों से डरता है, गुमराह मत करिए, डरता है, देश को गुमराह मत करिए। बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना थी वो लगे, आप देखिए सुनिए, रागी जातीय जनगणना का भाटी साहब थोड़ा शॉर्ट में, ओबीसी कोटे से ही मतलब है। दूसरी बात, जो ममता जी को गलत तरीके से कोट करते हैं, देखिए 2 ब्लॉक हैं, 300 सीट लगभग ऐसी है जिन पर कांग्रेस बीजेपी से लड़ेगी सीधे। 250 सीटों पे तो हम बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन होना था, ममता जी ने उन 250 सीटों के लिए खाली कहा है, कहीं इनमें 40 में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, 300 पे तो कांग्रेस सीधे आपका मुकाबला करेगी। भाटी साहब आप डिफेंड कर रहे हो उनको ऐसे, हम चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है सब कुछ, पूरे देश के लिए ये ना कीजिए, ये मत कीजिए। आपने ये जिम्मा क्यों ले लिया अपने ऊपर? सौरभ जी एक शेर मुझे याद आ रही है, कांग्रेस कमजोर नहीं है देश में। भाटी जी एक मुझे शेर याद आ रही है, इरशाद, किसी और का था जी, कि मेरे कच्चे मकान की दीवार के अग्री लोगों ने उससे सस्ते रास्ते बना लिए, वैसे ही इंडिया गठबंधन। आनंद जी माफी चाहता हूँ, बिल्कुल समय नहीं है, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप आए हमारे साथ। आनंद दुबे जी हमारे साथ थे, कुलजीत सिंह चहल जी, संगीत रागी जी, राजकुमार भाटी जी, ऋतु चौधरी जी। कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही।